अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है सी के कारण से, तो सी के सरफेस में जो पोटेंशियल होगा वही बी के सरफेस में पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए अपन लिख देंगे कि QC डिवाइडेड बाई, अब सरफेस के लिए रेडियस क्या हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टफ लगता है लेकिन थोड़ा इमेजिनेशन के कारण से आसानी से बन जाता है। थोड़ा लेवल ऑफ प्रॉब्लम अच्छा होगा, बट आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में फिजिक्स को लेकर के 45 क्वेश्चन बनाना है, तो थोड़ा सा इजी साइड पे कैलकुलेशन रख सकते हैं। 2 फोर्सेस वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि mg वर्क नहीं करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, 90 डिग्री, कोई वर्क नहीं होगा। नॉर्मल भी वर्क नहीं करेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेंगे। द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट कितना होगा ये हमको बताना है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब थोड़ा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, मतलब जहाँ पे इंक्रीज से डिक्रीज और डिक्रीज से इंक्रीज है वहाँ पर 2 सॉल्यूशन हो जाने, तो ये फंस गया ना यहाँ पे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा नीट के एग्जाम्स के लिए, है ना। तो बच्चों, मैं आज यहाँ पर आपके सामने इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा दूँ कि किस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस साल के पेपर में। जैसा कि लास्ट ईयर के पेपर आए थे, थोड़ा सा टफ साइड में था, थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छे टफ साइड में था, जैसा भी था। और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमको प्रॉब्लम्स को थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, या फिर थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, और कुछ चीज़ें जो है हम फंस जाते हैं, हम ये सोच नहीं पाते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा हट के प्रॉब्लम जो होता है, उस टाइप के प्रॉब्लम को मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा बताऊंगा कि ऐसे टाइप के पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल नीट के पेपर में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द प्री प्रिपरेशन फॉर द नीट, नॉट अबाउट द स्टडी बट अबाउट द माइंड सेट। ओके, कि हम कैसे एग्जाम को टैकल करेंगे और उसके लिए 2-3 दिन पहले से हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बारे में भी लास्ट में बात किया जाएगा। बट पहले अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना पोटेंशियल से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से नहीं आता है ना। जैसे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ सकता है, या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, जिसके लिए थोड़ा सा आपको 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में, है ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है कि 3 कोसेंट्रिक मेटल सेल्स ABC ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियाई AB एंड C, A इज द स्मॉलेस्ट रेडियस एंड C इज द लार्जेस्ट रेडियस। तो सबसे सेंटर पे होगा A वाला स्फीयर, मेटलिक सेल, है ना, फिर B, फिर C। है सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली, मतलब कि A वाले स्फीयर में प्लस सिग्मा डेंसिटी है, B वाले स्फीयर में माइनस सिग्मा डेंसिटी है, और C वाले में प्लस सिग्मा डेंसिटी है। द पोटेंशियल ऑफ सेल B इज, तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ सेल B। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखें कि कैसे करना है ना। सबसे पहले अपन कोसेंट्रिक स्फीयर्स को देखें। तो मान लीजिए अपने पास में ये 3 कोसेंट्रिक स्फीयर्स है बेटा, है ना, और तीनों का रेडियाई अलग अलग दिया गया है। इसका रेडियाई दिया गया है A, फिर दिया गया है B एंड देन दिया गया है C, और तीनों में चार्ज की डेंसिटी अलग अलग दे रखी है। सबसे अंदर वाले में दे रखा है प्लस सिग्मा, फिर बीच वाले में माइनस सिग्मा एंड देन प्लस सिग्मा। और हमको पूछा गया है कि ये जो B स्फीयर है, बीच वाला जो स्फीयर है, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर B। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि सभी के सभी स्फीयर चार्ज हैं, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो सभी स्फीयर्स के कारण से आएगा, और कितना कितना आएगा उन पोटेंशियल्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। सिंपल सा केस है ना। बट हम लोग स्फीयर का जो पोटेंशियल हम लोग जब लिखते हैं तो हमको वो चार्ज के टर्म पे याद होता है कि KQ/R या फिर KQ/ जैसा भी है ना। तो पहले तो अपन चार्ज लिख लेते हैं। चार्ज निकालना बहुत आसान है क्योंकि हम लोगों को पता है डेंसिटी दिया हुआ है। जैसे चार्ज इन स्फीयर A की बात करेंगे तो वो कैसे निकलेगा। स्फीयर A का डेंसिटी सिग्मा है, और जो सरफेस एरिया होगा वो 4πA² होगा, रेडियस A दिया हुआ है। वैसे ही चार्ज इन B अगर हमको पूछा जाए तो वो होगा डेंसिटी माइनस सिग्मा है एंड एरिया विल बी 4πB²। वैसे ही चार्ज इन C जो होगा प्लस सिग्मा 4πC² हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। अब देखते हैं कि नेट पोटेंशियल एट B कितना आएगा, है ना। अब ये जो मैं लिखने का तरीका है उसको देखो। इस B पॉइंट पे पोटेंशियल सभी के कारण से आएगा, तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, सबसे पहले B पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू A, ऐसे है ना। वैसे ही B पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर B एंड B पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर C, ये 3 चीजें हो जाएंगी। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। अब देखते हैं B पे पोटेंशियल A के कारण से, मतलब
इनर स्फीयर के कारण से इस वाले स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा। अब देखो इस स्फीयर के आउटसाइड में पॉइंट है, तो हमको पता है कि आउटसाइड पे कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, के चार्ज ऑन द स्फीयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक तरीके से आप यहाँ लिख देंगे के क्यू ए चार्ज ऑन ए और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा बी। एग्जैक्टली सेम बी के कारण से कितना लिखोगे, के। अब बी पॉइंट तो बी के ही सरफेस में है, तो खुद के कारण से खुद के सरफेस में कितना आएगा, के क्यू बी एंड डिवाइडेड बाई खुद का रेडियस कितना, बी। लास्ट वाला थोड़ा सा अलग है क्योंकि टी स्फीयर के अंदर में वो पॉइंट है और हम जानते हैं कि कभी भी स्फेरिकल सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे जितनी पोटेंशियल होती है उसी के बराबर होता है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है सी के कारण से, तो सी के सरफेस में जो पोटेंशियल होगा वही बी के सरफेस में पोटेंशियल होगा। तो उसके लिए अपन लिख देंगे के क्यू सी डिवाइडेड बाई, अब सरफेस के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, सी डिस्टेंस होगा। अब इसी को ऐड कर लेना चार्ज की वैल्यू रख करके, के की वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन, ये करके बाहर ले आता हूँ। क्यू ए है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस क्यू बी है माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, और क्यू सी जो है वो सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई जो है इन सभी 4 पाई को कैंसिल आउट कर देगा, सिग्मा सभी से कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा को कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ नीचे में बचा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ, यहाँ हो गया ए स्क्वायर, और इन दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लूंगा और यहाँ लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ सी स्क्वायर है नीचे सी है तो एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा सी। तो दिस विल बी द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर बी। दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर एंड द आंसर इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन नंबर बी। ऐसे है ना। तो इस टाइप का थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, उतना टाइम टेकिंग नहीं है जितना टाइम मुझे लगा है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, वो उसके आधे टाइम पे हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है, अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी दिया हुआ है जो भी है ना, मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, ये पूरा का पूरा जो क्यूब है वो μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बनाया गया है ना, इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, मतलब इस क्यूब के सराउंडिंग में एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1, करेक्ट। बोला गया है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब कि ये डेंसर मीडियम है और ये है रेरर मीडियम, जो सराउंडिंग है वो रेरर है और जो क्यूब है वो डेंसर है, करेक्ट। अ रे इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी एट एन एंगल थीटा शोन इन फिगर, यहां से हम थीटा एंगल पे इसको इंसिडेंट करवा रहे हैं और बोला जा रहा है कि टोटल रिफ्लेक्शन एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट ई ऑन द फेस बीसी, बीसी फेस पे इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करना है ना। सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होगा और किस कंडीशन के लिए होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है वो तभी होता है जब लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाएं डेंसर साइड से, डेंसर साइड से रेरर मीडियम के लिए जब हम लाइट को भेजते हैं तो सर्टेन एंगल्स के लिए, सर्टेन इंसिडेंट एंगल के लिए यहाँ पास हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखने को मिल सकता है ना। और ये कब होता है बेटा, जब ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, मतलब कि अगर यहाँ पास ये एंगल आई है तो दिस आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, जो क्रिटिकल एंगल बनेगा इन दोनों मीडियम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे, उसके वैल्यू से अगर इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगा तो उसके लिए अपने को क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो अपन यही कर लेते हैं, जो आई है इट शुड बी ग्रेटर देन आई सी, बढ़िया है। अब देखो हम लोगों ने जब क्रिटिकल एंगल निकाला होगा तो वो साइन आई सी करके निकाला था, तो एक काम करो इसमें साइन लगा दो दोनों साइड में, है ना। इनइक्वालिटी को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा साइन आई, इधर हो जाएगा साइन आई सी, ठीक। अब ये साइन आई सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पास क्या होगा, देखो ये डेंसर मीडियम है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है, μ2 है, और उधर में रेरर है तो कितना है, μ1, और हमको पता है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, बट दिस म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम, तो डेंसर मीडियम का μ2 है वो μ1 है, तो यही चीज आप क्या लिखोगे, साइन आई सी क्या लिखोगे, साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1/μ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, सो डिवाइडेड बाय म्यू1 जो करते वो म्यू1 चला जाएगा ऊपर। करेक्ट है, तो ये हमको मिल गया। बढ़िया, ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ये आई कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा यहां से, क्योंकि जो ये इंसिडेंट रे है वो जिस एंगल थीटा पे कराया गया है उसी के हिसाब से रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा बेटा, है ना। और यही रिफ्लेक्शन एंगल डिसाइड करेगा कि ये इंसिडेंट एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये क्यूब होने के कारण से 90 डिग्री, ये दोनों नॉर्मल हैं तो ये भी 90 डिग्री। अगर ये एंगल आई है तो ये आर है, तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से जो आई की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक, पुट कर लेते हैं एक कदम और, है ना, धीरे धीरे करके प्रोसीड करना है। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू2। करेक्ट, बढ़िया। फिर उसके बाद में इसमें साइन 90 फिर इसमें लगा लो, साइन 90 माइनस आर हो तो क्या बन जाता है? कॉस आर, और ये हो जाएगा म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू2। करेक्ट। अब अपन को बात करना है किस पे? हमको बात करना है आर पे। ये आर कैसे मिलेगा? आर निकालने के लिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए स्नेल्स लॉ के लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं, फिर यहीं प्रोसीड कर लेंगे, है ना। स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा? हमारे पास में सरफेस ऐसा था, ये अपने पास में नॉर्मल था बेटा, यहाँ से हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया था एट एंगल थीटा, और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद में एंगल आर पे गया था। तो स्नेल्स लॉ बोलता है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। हमने म्यू1 से इंसिडेंट करवाया था साइन थीटा पे और गया था म्यू2 पे, और ये गया था साइन आर पे। अब हमको तो कॉस आर की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन अपने पास क्या आया है? साइन आर। तो साइन आर पता हो तो कॉस और तो आराम से निकल जाएगा। एक काम करो, इसको नीचे ले आओ, तो म्यू1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू2 विल बी इक्वल टू साइन आर, और हमको पता है कि कॉस आर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। पुट कर दो बेटा, इसको बड़ा ही सिंपल है, उठा करके पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस म्यू1 स्क्वायर, नीचे में म्यू2 स्क्वायर, और बाजू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उठा करके रख देते हैं अपने प्रीवियस वाले कंडीशन में, है ना। तो प्रीवियस वाले कंडीशन में अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 साइन थीटा का होल स्क्वायर म्यू1 अपॉन में म्यू2। अब एक काम करो, स्क्वायर मार दो, सॉल्व कर लो, है ना। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्क्वायर मारोगे तो रूट हट जाएगा। एक काम करते हैं, रूट हटा ही लेते हैं ना। जब स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब इसमें से अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो साइन थीटा को एक साइड में, इसको एक साइड में, 1 माइनस म्यू1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू2 स्क्वायर, और ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, तो म्यू1 सॉरी ग्रेटर, है ना, म्यू1 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू2 स्क्वायर, और बाजू में साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ पास इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म पलट करके ऐसा उस साइड में जाएगा और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ऐसे, है ना। एक कदम आगे चल लेते हैं, अपने पास में क्या आ जाएगा देखिए फिर से। तो ये हमारे पास में ऐसा था, जो कंडीशन था उसको नीचे डिवाइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा म्यू2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू1 स्क्वायर माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा टर्म आया है। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, रूट लगा लेते हैं बेटा, रूट लगा लीजिए दोनों साइड, है ना। तो हमको कंडीशन मिला है कि जो साइन थीटा है इट शुड बी लेस देन अंडर रूट म्यू2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू1 स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द साइन थीटा। ओके, तो और करेक्ट आंसर शुड बी, एक कदम और आगे, थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स म्यू2 स्क्वायर म्यू1 स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे कहानी के ऊपर में रूट। करेक्ट है, तो अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, थीटा शुड बी लेस देन दिस। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ साइड से ये क्वेश्चन है, बट उतना भी टफ नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन से पूरा बन जाएगा, है ना। कैसे इमेजिन करेंगे पहले देखते हैं। अन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन वाईजेड प्लेन। सो दिस इज वाई एक्सिस, इसके पैरेलल में वाईजेड प्लेन पे ये लाइन है जिसपे चार्ज
डेंसिटी हमको दिया गया है लैम्डा, करेक्ट। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दो और बोल दिया जाए कि ये लैम्डा है, बढ़िया है। इनफाइनाइट वायर है ना, और बोला गया है कि जो वाईजेड प्लेन है उसमें जेड इज इक्वल टू √3/2a पे ये वायर क्रॉस किया, मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट √3a/2, मतलब यहाँ से जो हाइट है वो हमको बताया जा रहा है, करेक्ट। अब बोल रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD लाइंग ऑन द XY प्लेन with its center at the origin is lambda L by n epsilon naught, so then find the value of n। मतलब हमको इस रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया से फ्लक्स निकालना है और उस फ्लक्स की वैल्यू से कंपेयर करके n की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल है, इसको सोचने के लिए हमको पहले तो सोचे को तो इंटीग्रेशन करने वाला प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से नॉर्मली बाहर आएगा और इस सरफेस पे अलग अलग एंगल से जाएगा, तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि हर चीज को इंटीग्रेट करने के पहले एक बार सोचना है कि हम उसमें सिमेट्री प्रॉब्लम को देखते हुए कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सिमेट्रिकली देखते हैं बेटा कैसे होगा। हमको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो इस वायर के बारे में सोचो। यहाँ से जो वायर है वो इनफाइनाइट वायर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू दी वायर बाहर आता है, मतलब कि उसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री एक तरीके से, मतलब जैसे वायर है तो उसे सिलेंड्रिकल ऐसे वायर बाहर जाएगा, और ये जो आपके पास में रेक्टेंगुलर होगा और रेक्टेंगल होगा वो ऐसा कुछ रखा होगा। तो इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री में ये जो एरिया है रेक्टेंगल का वो सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ से जा रहा होगा और बाकी अदर साइड से जा रहे होंगे, तो कितना पोर्शन ये एरिया कवर कर रहा है उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर लेना है ना। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ना एक सिलेंडर से उसको सराउंड कर लो। मान लीजिए वायर है, तो इस चीज को अपन ऐसे सिलेंड्रिकली सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका रेडियस कितना है r, तो उसके हिसाब से आप सोचेंगे। तो नीचे देखेंगे ना बेटा, तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आप ऐसा थोड़ा डिजाइन कर लो कि इस प्रकार का एक रेक्टेंगल बना होगा और इसी रेक्टेंगल से हमको फ्लक्स निकालना है ना। तो साइड वेज अगर आप देखोगे तो आपको ये वायर ऐसा दिखेगा और ऐसा कुछ सिलेंडर दिखेगा, है ना, और जो रेक्टेंगल है वो साइड वाइज ऐसा दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको ये फील्ड जो है यहाँ से बाहर जा रहा होगा ऐसा। तो आपको मानो कि टोटल फ्लक्स है उसमें से कुछ थीटा पोर्शन ही बाहर जा रहा है, समझ में आया। तो हमको ये थीटा निकालना है, उसके बाद में काम बन जाएगा, है ना। तो जो टोटल फ्लक्स होगा इस रेक्टेंगल से वो किसके बराबर होगा, इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स, और उस टोटल फ्लक्स में से थीटा एंगल जो भी सबटेंड करेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि सर्कुलर में टोटल एंगल बनेगा 2 पाई और थीटा एंगल सबटेंड किया है, तो ये फाई टोटल से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमारा काम है थीटा निकालना। थीटा निकालना बहुत आसान है क्योंकि इसने दिया हुआ है सब चीज़ें। जैसे साइड ए दिया है तो ये वाला जो साइड होगा ये a/2 हो जाएगा, और यहाँ से जो हाइट है ये हाइट आपका क्या हो जाएगा √3a/2 जो दिया हुआ है, और यहाँ से ड्रॉ करोगे ये 90 डिग्री पे होगा बेटा, है ना। 3D पे है तो ये ट्रायंगल अच्छे से राइट एंगल नहीं दिख रहा है, पर प्रॉपर तरीके से राइट एंगल टेंगल, क्योंकि ये XY प्लेन पे है ना, XY प्लेन ZX जैसा, है ना। और ये एंगल आपको थीटा निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, tan थीटा करेंगे तो हो जाएगा ये, क्योंकि इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, है ना। तो tan एक्चुअली में θ/2 होगा, क्योंकि ये पीछे साइड जाओगे ना तो ये टोटल एंगल मैंने थीटा माना था यहाँ पे, तो ये θ/2 हो जाएगा, बढ़िया। तो tan θ/2 विल बी इक्वल टू हाइट है आपका a/2 एंड बेस है आपका √3a/2। a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब θ/2 जो होगा 130 डिग्री के लिए आता है, या फिर π/6 बोल लो, है ना। और 2 मल्टीप्लाई करोगे थीटा इज इक्वल हो जाएगा π/3, 60 डिग्री उठा करके रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा π/3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और टोटल फ्लक्स कितना होगा इससे, जितना चार्ज इंक्लोज होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इंक्लोज होगा अगर सिलेंडर के टर्म पे बोलूँ तो ये जो लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल होगा एल दिया हुआ है, वही लेंथ एल आप इसका मानोगे, तो लेंथ एल लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा। देन पाई से पाई कैंसल्स आउट और ये हो जाएगा 1/6, तो 5 विल बी इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम कंपेयर करें एन की वैल्यू से तो एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। थोड़ा टफर साइड में था ये, है ना, क्योंकि इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। देखिए अब जैसा कि इस साल के पेपर में ऐसा होता है, नीट के पेपर में जो पिछले साल का है, कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन कहीं कहीं पे डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ किया था, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टफ लगता है लेकिन थोड़ा इमेजिनेशन के कारण से आसानी से बन जाता है। थोड़ा लेवल ऑफ प्रॉब्लम अच्छा होगा बट
आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में फिजिक्स को लेकर के 45 क्वेश्चन बनाना है, तो थोड़ा सा इजी साइड पे कैलकुलेशन रख सकते हैं ना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वाला चीज है ना। इसमें बोला है वन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड वन प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बट ऑफ different materials are joined by side is shown in the figure. If the refractive index of the material is of 1 is mu1 and that of 2 is mu2, then find the focal length of the combination. बड़ा ही सिंपल है। पहले तो आप इसको देखो कि इसको दो लेंस मान लो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स है और एक प्लेनो कॉन्केव है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का आपको निकालना है टोटल फोकल लेंथ। तो हमको पता है जब भी लेंस का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो आपका नेट फोकल लेंथ कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। तो हमको बस फोकल लेंथ निकालना है। अभी इसका फोकल लेंथ कैसे निकलेगा बेटा, 1/f नेट इज इक्वल टू μ1 - 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/r1 - 1/r2। बिल्कुल प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखना होता है इसको। और दूसरा हो जाएगा μ2 - 1 √1/r1 - 1/r2। बस ये थोड़ा सा सोचना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए क्या क्या होगा। जैसे पहले के लिए बात करेंगे ना, तो ये μ1 - 1 हो गया, बहुत बढ़िया। 1/r1 पहला सरफेस इसका ये है, तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी इन्फिनिटी, है ना। दूसरा 1/r2, अब ये r2 है, अब इसका जो सेंटर होगा वो इस साइड में होगा। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर मैं लाइट इधर भेज रहा हूँ तो इस साइड को मैं पॉजिटिव मानूंगा और पीछे वाले को नेगेटिव, तो रेडियस विल बी -r, तो 1/-r। ठीक। और वैसे ही इसके लिए μ2 - 1, अब इसके लिए r1 क्या होगा, इसके लिए r1 यही होगा जो कि -r हमने अभी निकाला है। और सेकंड सरफेस प्लेन है तो दैट विल बी इनफाइनाइट, तो दिस टर्म इक्वल्स टू 0। अब जो बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं। μ1 - 1 माइनस माइनस प्लस /r हो गया, और ये वाला चीज़ जो है प्लस में था तो ये हो जाएगा -μ2 - 1 /r। अब इसको ऐड कर लिया जाए बहुत आराम से। ऐड करेंगे तो क्या होगा, μ1 - μ2 एंड -1 + 1 /r। दीज टू कैंसल्स आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ μ1 - μ2 /r। अब इसको क्या कर लेना है, उल्टा कर लेना है ना, क्योंकि फोकल लेंथ 1/f है। तो जो एफ नेट आएगा हमारा वो कितना आएगा, r /μ1 - μ2। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वाला है, बट इस सवाल को बताने का एक ही रीजन है, वो है साइन कन्वेंशन ना। साइन कन्वेंशन अगर हम ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में मिस करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम अलग ही वे पे, गलत दिशा पे चले जाएगा, है ना बेटा। तो उस बात का ध्यान रखें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं ना। इसमें क्या बोला है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड on a vertical smooth circular track from point x so that OX, this OX makes theta from the vertical से थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ से आप उस पार्टिकल को रिलीज करोगे बेटा, है ना। यहाँ से मान लीजिए वो पार्टिकल को हमने क्या किया है, रिलीज किया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक ऑन दी पार्टिकल वैनिशेस एट पॉइंट y, मतलब वो पार्टिकल जब स्लाइड करते हुए नीचे आएगा तो यहाँ पास वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस वेलोसिटी के कारण से एक प्रकार से सर्कुलर मोशन में है, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कुछ इस प्रकार से होगा कि नॉर्मल रिएक्शन जो है बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और बोला गया है कि इस लोकेशन के लिए बताया गया है कि अब ये हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री पे है। तो बोला गया है कि इस थीटा और फाई में क्या रिलेशन होगा, चारों ऑप्शन में दिया गया है ना। चलिए देखिए ना, बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में जहां पास नॉर्मल फोर्स जो है वैनिश करेगा। क्यों करेगा वैनिश, पहले पार्टिकल का मास m मान लेते हैं। मास m के हिसाब से ये अपना वेट mg नीचे एक्सपीरियंस करेगा, और कर्वेचर से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। और एक चीज और, अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो अगर मैं सेंटर ऑफ दी सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू mv² /r। r रेडियस में घूम रहा है, v स्पीड से यहाँ पर चल रहा है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से चलेगा। और अगर ये एंगल फाई है तो वेलोसिटी के हिसाब से ये वाला भी एंगल कितना होगा, फाई।
अब mg के कंपोनेंट ले लीजिएगा बेटा, है ना। तो इधर में आएगा आपके पास में mg का साइन फाई, इधर में mg का कॉस फाई। mg का कॉस फाई विल एक्सेलरेट द पार्टिकल फर्दर, है ना, मतलब इसका एक्सेलेशन और करेगा, है ना। बट ये वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देगा, और बोल दिया गया है कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 0। दैट मीन्स ये mg साइन फाई जो है mv² r के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक अपना रिजल्ट आ जाएगा कि mg साइन फाई दैट विल बी इक्वल टू mv²r। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमको साइन फाई का रिलेशन निकालना था कॉस फाई थीटा के साथ में, तो अपने को कहीं ना कहीं एक दूसरे इक्वेशन का जरूरत होगा जिससे कॉस थीटा निकल के आएगा, है ना। अब थोड़ा सोचते हैं कि वो कॉस थीटा का रिलेशन कहाँ से निकल के आएगा ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, इसका यूज कर लेंगे कहीं पे, है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहीं पे भी फ्रिक्शन का बात नहीं किया है, मतलब हम मान रहे हैं कि एकदम स्मूथ सरफेस है, बोला भी गया है ये स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक, तो फ्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रेस्ट से प्रॉब्लम में मोशन स्टार्ट हुआ है ना। और यहाँ पास पोटेंशियल एनर्जी, एक काम करते हैं ग्राउंड इसको मान लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो हाइट होगा रेडियस आर, आर का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा mg आर कॉस थीटा। बढ़िया। फाइनली यहाँ पास वो पार्टिकल चल रहा है v स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। और यहाँ पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो उसके लिए हाइट ये होगा बेटा, और ये r का साइन फाई कंपोनेंट होगा, तो यहाँ हो जाएगा mg r साइन फाई। देखिए अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ साइन फाई है, यहाँ पास कॉस थीटा है, बस v को हटाना है फिर काम बन जाएगा, है ना। तो पहले इक्वेशन से उठा करके mv² की वैल्यू रख दो। mv² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg r को उधर ले आ लेना, तो इधर बचेगा आपके पास में mg r cos थीटा, इधर बच जाएगा हाफ, दिस mv² विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले आ लीजिएगा, ये हो जाएगा mg r साइन फाई, और ये हो जाएगा बेटा mg r साइन फाई। हो गया, mg r कैंसल्स आउट, रिलेशन मिल गया अपने को, है ना। इन दोनों को ऐड कर लो, तो 1/2 साइन फाई ये हो जाएगा 3/2 साइन फाई, और उधर साइड में है कॉस थीटा। साइन फाई की वैल्यू दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक काम करूँ बाकी सबको धले आ लो, तो इससे हमको क्या मिलेगा, साइन फाई विल बी इक्वल टू 2/3 कॉस थीटा। दिस इज आवर करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऐसे, ठीक है। देखो बेटा, हर बार हमको ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन ही मिले ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें जो होती है वो बस ऐसे काउंट किया करो कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पास साइन फाई का रिलेशन निकालना था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म v था, हमको v भी नहीं पता है, तो v को भगाने के लिए अपन लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, हो गया, काम बन गया, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम नेक्स्ट, इसको देखिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक। क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का है ना, लेकिन एकदम सिंपल है। देखिए क्या दिया हुआ है, द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाई अ फोर्स, और फोर्स की वैल्यू दे रखी है k, एक्स आई कैप नीचे में x² + y² की पावर 3/2 है, और वाई जे कैप ऐसा दिया हुआ है ना। k बी द कांस्टेंट, बीइंग अ कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम a,0 to point 0, a along the circular path of radius r, radius a about the origin of the xy plane। सो आपको बताना है कि what will be the work done, है ना। बहुत सिंपल है बेटा, है ना। पहले तो अपन ने इस फोर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू दिया है k एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, नीचे वाले टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि सेम है ना, x² + y² की पावर में 3/2, है ना। अब इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है, अरे ये तो आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये उसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं के आर वेक्टर, और नीचे में हो जाएगा r⁻3। मतलब कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो है रेडियली आउटवर्ड। कैसा फोर्स है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स है, मतलब ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ओरिजिन से बाहर की ओर लगेगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, के पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड, के नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, बट हमको दिख रहा है कि वेक्टर डायरेक्शन आर के डायरेक्शन पे फोर्स आ रहा है, तो हो गया हमारा काम, क्योंकि हमको पार्टिकल को सर्कल में घुमाने बोला है, ऐसा सर्कल में घुमाने बोला है ना, किसी रेडियस ए पे, ये रेडियस ए है, और हमको कहाँ से कहाँ ले जाना है, a,0, सॉरी हाँ a,0 से हमको y एक्सिस में ले आना है 0, a पे, ऐसे,
तो बहुत ही आसान है बेटा, फोर्स तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड है ना, मान लो, तो ऐसा रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा हर एक इंस्टेंट पे। तो पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा, हर बार जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वर्क डन हो गया, काम बन गया। मतलब हमको ये सीखने को मिल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हेंस वर्क डन विल बी ऑलवेज जीरो। सर्कुलर मोशन में जो आपका रेडियल फोर्स होता है उसके कारण से वर्क डन जीरो होता है, इसको कई लोग जानते भी हैं ना, ऐसा याद भी किए होंगे, है ना। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विच इज गिवन टू बी जीरो। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है ना, थोड़ा सा समझना था बस ऐसा, ठीक। चलिए एक और देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. इसका मतलब ये बोल रहा है कि पहले इनिशियली ये फोर्स अप्लाई करने से पहले ये इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब स्प्रिंग पे कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, वो अपने नेचुरल लेंथ पे होगा वहां पे, है ना। फिर आपने क्या किया, कि आपने उसको एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया। इफ नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ, देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, बहुत अच्छा, मैक्सिमम स्पीड पूछा है। देखिए बेटा, है ना, हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम पे अलोंग द स्प्रिंग कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो नया मीन पोजीशन बनेगा, ये ओल्ड मीन पोजीशन है ना, ये वाला आपका ओल्ड मीन पोजीशन है। अब न्यू जो मीन पोजीशन होगा वो यहाँ पे होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस x1 आप आराम से निकाल सकते हैं। जो न्यू मीन पोजीशन होता है या फिर शिफ्ट इन मीन पोजीशन होता है, डेल्टा एक्स, वो हमेशा याद रखना है, जो कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगता है डिवाइडेड बाय के होता है ना। यहाँ पास फोर्स एफ लग रहा है, डिवाइडेड बाय के कर लीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब न्यू मीन पोजीशन यहाँ आ जाएगा, है ना। और हमको पता है कि न्यू मीन पोजीशन यहाँ सेट हो गया। अब यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है तो एक तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट में ये SHM कंप्लीट करेगा। ये नया मीन पोजीशन है, और ये आपका एक एक्सट्रीम दूसरा एक्सट्रीम, है ना। तो हमको पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, हमको तो पता है ना कि मीन पोजीशन से ही पार्टिकल जब गुजरता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो हमको यहाँ से जब वो ब्लॉक गुजरेगा वहाँ पास वेलोसिटी निकालना है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पता है कितना डिस्प्लेस होना है पार्टिकल का, फोर्सेस भी दिए हुए हैं, निकाल लो मीन पोजीशन, लगा लो। या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं ना, तो उस वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, वर्क डन टोटल शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पास दो फोर्सेस वर्क करेंगे, दो फोर्सेस वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि mg वर्क नहीं करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, 90 डिग्री, कोई वर्क नहीं होगा। नॉर्मल भी वर्क नहीं करेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है तो उसके कारण से वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स हमने निकाल रखा है। दूसरा, स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा क्योंकि अब इसमें एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इसका जो वर्क डन होगा माइनस के एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर के डेल्टा एक्स तक। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हाफ mv² और इनिशियली जीरो था, सिंपल है ना, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है फोर्स बाई के, इसको इंटीग्रेट करोगे तो के x²/2 लिमिट लगाओगे तो डेल्टा x²/2 हो जाएगा, और इसके स्क्वायर करना पड़ेगा, तो f² डिवाइडेड बाई k² और इंटीग्रेशन का बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। सॉल्व हो गया, एक के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, f²/k, f²/2k, तो ये हो जाएगा f² डिवाइडेड बाई 2k, और इधर हो जाएगा mv²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m नीचे ले जाकर के रूट लगा दो बेटा, मिल गया मैक्सिमम वेलोसिटी, कितना मिलेगा, f डिवाइडेड बाई √mk। तो दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो अटेंड करेगा, है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों होता है, क्योंकि वो मीन पोजीशन से गुजर रहा है। मीन पोजीशन में नेट फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है जीरो, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो है, और एक्सेलेरेशन जीरो है मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो वेलोसिटी का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। एक और, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा गया है ना, टॉपलिंग से। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि a uniform cylinder of mass m and radius r is to be pulled over a step of height a। एक स्टेप दिया है ये वाला, इसका हाइट a दिया है,
और बोला गया है कि ये ए है वो रेडियस आर से छोटा है ना। बाई अप्लाइंग अ फोर्स एफ एट द सेंटर ओ, सेंटर पे आपको फोर्स एफ लगाना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड द एज ऑफ द स्टेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ये होगा ऐसा बाहर की तरफ में, और एज ऑफ द स्टेप ये है, तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड इज, तो मिनिमम वैल्यू कितना एफ का लगाओगे कि ये स्टेयर्स में स्टेप में क्लाइंब कर जाए, है ना। बहुत सिंपल है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इसको कौन कौन सा फोर्स लगेगा। इसको अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक mg फोर्स लगेगा। ये फोर्स एफ तो उसने बताया है कि एक्सटर्नल फोर्स होना ही है। एक नॉर्मल फोर्स यहां से लगेगा जो यहाँ पे कांटेक्ट है, एक तो यहाँ पे कांटेक्ट है, एक यहाँ पे कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा, है ना। इस नॉर्मल फोर्स को अपन बोल लेते हैं N1, ठीक। और एक नॉर्मल फोर्स यहाँ से लगेगा जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, इसको हम क्या बोल लेते हैं N2। और इमेजिन कर लो कि ये घूम नहीं रहा है, तो घूमने से रोकने के लिए इसको कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन मान लो, है ना बेटा। ठीक, अब ये अगर ऊपर क्लाइंब करता है तो इसके अबाउट में ऐसा रोटेट करके ऊपर आएगा, है ना। तो इसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल लो, और इसी के हिसाब से रोटेशनल इक्विलिब्रियम देख लो। जिस मूवमेंट पे ये ऊपर चढ़ रहा होगा उस मूवमेंट पे ये ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ेगा, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये टर्म जीरो होने के बाद में ये और जितने भी फोर्सेस अदर होंगे उनके कारण से जस्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम ब्रेक हो रहा होगा, है ना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलोगे तो यहाँ से तो दो फोर्स गुजर के जा रहे हैं, एक N1 और एक फ्रिक्शन, तो इनके कारण से कोई टॉर्क नहीं आएगा, और ये फोर्स जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है और mg जो है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसके टॉर्क को ये बैलेंस करेगा। या फिर सिंपल तरीके से सोच लो, इसका जो टॉर्क होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा mg के टॉर्क से, तब जाकर के ऊपर स्टेप अप करेगा ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ विल बी जस्ट इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg। ओके, तो देखते हैं अब टॉर्क ड्यू टू एफ कितना होगा बेटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही हो जाएगा, तो आप कर लो r इंटू एफ, और टॉर्क ड्यू टू mg कितना हो जाएगा, फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये आ जाएगा, है ना। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसके लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। अपने पास में ये रेडियस कितना था r, और यहाँ से स्टेप की हाइट कितनी दे रखी थी a, और ये जो था वो रेडियस r ही होगा। यहाँ से लेकर आप अगर यहाँ तक कनेक्ट करते हैं तो ये r ही होगा, है ना। ये r हो गया, ये a हो गया, ये टोटल r हो गया। तो इतना दिख रहा होगा कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस a। तो ये निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इसको आप d बोल लो, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। तो r स्क्वायर माइनस r माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये दोनों रूट लगा लेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स mg एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए, r स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। इस r को नीचे ले आ लीजिएगा, तो फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू mg। जब r नीचे आएगा तो अंडर रूट के अंदर में स्क्वायर बन के जाएगा, और r स्क्वायर बाई r स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा r माइनस a डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। तो अवर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। ये फोर्स लगेगा तब जाकर के वो स्टेप अप करेगा उस सीढ़ी पे, है ना। ठीक, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको ना। इसमें बोला है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस b, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका टोटल रेडियस कितना है b, हैज अ होल ऑफ रेडियस a एट इट्स सेंटर इफ द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क वेरीज एज, ये मास डेंसिटी दिया हुआ है सरफेस का, है ना। देन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यहां से पास करने वाला सेंटर से इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा ये बताना, है ना। और जो एक्सिस है वो यहाँ से पास करने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस बोल रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने वाला है, क्योंकि यहाँ से पास करने वाला एक डायमेट्रिकल भी हो सकता है, बट अपन प्रिंसिपल एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं ना। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो होता है k इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अपने को दो चीजें फाइंड करनी है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा है टोटल मास, है ना। निकाल लेते हैं। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिएगा बेटा, मान लीजिए कि यहाँ से रेडियस r हो गया, तो एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट ले लो
जब ये छोटा सा एलिमेंट लोगे तो इस छोटे से एलिमेंट का कुछ मास आएगा dm, रेडियस r, और इस छोटे से एलिमेंट का विड्थ हो जाएगा dr। तो इस छोटे से एलिमेंट को आप रिंग मान सकते हो, और वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ोगे तो पूरा डिस्क बनेगा, है ना। तो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करोगे तो काम बन जाएगा, है ना। एक काम करो, आई निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ वो छोटा सा आपने रिंग माना है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर लेते हैं। कितना होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, और वहां का मास कितना मान लो तुम लोग डीएम, और रेडियस कितना है आर स्क्वायर, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब मुझे एम को डी आर के टर्म पे लिखना पड़ेगा, तो वो आराम से लिख सकते हैं ना। कितना लिखेंगे, डीएम, डीएम का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी दिया है सिग्मा बाई आर, सिग्मा नॉट बाई आर, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एरिया। इसके स्मॉल एरिया कितना होता है, जब इसको हम रेक्टेंगुलर प्लेट बनाते हैं तो उसका जो छोटा सा कंपोनेंट आता है वो आता है 2 पाई आर डी आर, तो उठा करके यहाँ रख देंगे 2 पाई आर डी आर, और बाजू में ये आर स्क्वायर है। इसी को इंटीग्रेट करना है ए से लेकर के बी तक, क्योंकि मास ए से कहाँ तक है, बी तक ही है। यहाँ पास को कट करके बाहर फेंक दिया गया था ना। कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई एंड सिग्मा विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर बचा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2, और लिमिट लगा लेंगे ए से बी तक, तो 2 पाई सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 3, और जब लिमिट लगाऊंगा तो बी क्यूब माइनस में ए क्यूब। दिस इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी प्रॉब्लम, है ना। अब अपने को दूसरा चीज भी निकालना है, मास भी निकालना है। तो मास तो आराम से निकल सकता है, मास कैसे निकलेगा, मास निकालने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, छोटे से मास के टुकड़े को इंटीग्रेट कर लो। अभी लिखा गया था मास का टुकड़ा, कितना लिखा गया था, सिग्मा नॉट बाई आर, ये डेंसिटी हो गया, और छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। इसको आपको इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, आर से आर कैंसिल आउट, फिर से वही 2 पाई और सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा मात्र डी आर। तो डी आर का जो इंटीग्रेशन वो आर होगा, और लिमिट लगाओगे तो हो जाएगा बी माइनस में ए। हो गया बेटा, इन दोनों को डिवाइड करना, रूट लगाना है। चलिए देखते हैं, डिवाइड करते हैं ना। रेडियस ऑफ जाइरेशन विल बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एम। आई आपका आया था 2 पाई सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 3, और ये था आपके पास में बी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और डिवाइडेड बाई मास, इस पूरे चीज को बड़े से रूट में लगा लेते हैं। मास आया था 2 पाई सिग्मा नॉट एंड बी माइनस ए, 2 पाई सिग्मा नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में ये चीज बचा हुआ है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, नीचे में 3 बी माइनस ए, और इस पूरे चीज का रूट, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उस फॉर्मेट में ऑप्शन ही नहीं है ना। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए आपको एक एक्सपेंशन पता होना चाहिए। बी क्यूब माइनस ए क्यूब जो होता है वो होता है बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक्सपेंशन होता है इसका, है ना। तो एक तरीके से उसको उठा करके पुट करोगे तो जो के की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय नीचे में कितना है 3 बी माइनस ए, और इस पूरे चीज का रूट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आराम से हमको रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3, और इस पूरे चीज का रूट। तो आवर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, परफेक्ट। अगला देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखते हैं, एज शोन इन फिगर, a bob of mass m is tied by a massless string whose other end portion is wound on a flywheel of radius r। यहाँ पास कोई डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसका मास m है, उसको हमने एक थ्रेड से ऐसा वाइंड करके एक दूसरा मास यहाँ पे हैंग कर दिया है। when mass m is released from the bob starts falling vertically, when it has covered height h, the angular speed of the wheel कितना होगा। बहुत बढ़िया। अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0, ठीक है। अब ये धीरे 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 करके नीचे गिरेगा, तो कुछ हाइट चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूरा थ्रेड v स्पीड से चल रहा होगा, मतलब इस डिस्क का ये पार्ट का वेलोसिटी भी कितना होगा, v। और ये जस्ट सरकमफेरेंस का पॉइंट है, तो यहां पास ये जो v होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा r।
मतलब ये घूमेगा ना तभी तो नीचे गिरेगा, है ना। हमको निकालना है ये ओमेगा, यही एंगुलर वेलोसिटी पूछा है इसका, है ना। जब ये ब्लॉक जो है एच हाइट नीचे आ जाएगा, बहुत आसान है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो बस, एक ही बार में बनेगा। ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, क्योंकि कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आराम से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पास याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो दोनों मासेस का आएगा, क्योंकि दोनों मोशन स्टार्ट करे ना, भले ये ट्रांजिशनल मोशन करे लेकिन ये तो रोटेशनल मोशन करे अपने एक्सिस पे, तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है ना। चलिए, इनिशियली ना ये मोशन में था ना वो घूम रहा था, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और आप इस पॉइंट को हाइट जीरो मान लो, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। और जैसा भी उसका मोशन हो नहीं रहा है, मतलब ट्रांजिशनल मोशन, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है, तो फाइनल पे और इनिशियल पे सेम टर्म आएगा इसका, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी किसके बराबर है, ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दूसरा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, वो रोटेशनल कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड आई अपने एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, तो डिस्क दिया हुआ है ना, तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, और ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सिंपल है ना। और ये ब्लॉक नीचे आया है बाई हाइट एच, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम जी एच, माइनस क्यों, क्योंकि ये हाइट नीचे डिस्प्लेस हुआ है। हो गया, इसी को सॉल्व करना था, तभी से एम 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 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमारे फाइनल आंसर में कहीं पे भी एम नहीं है ना। और जी एच को उधर ले आ लो, फिर मिल जाएगा, जी एच उधर चला गया बेटा, और आपके पास में क्या बचा है, इधर बचा है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू, और इधर बचा हुआ है बाई फोर, ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। एक काम करिए, टू मल्टीप्लाई करिए, टू मल्टीप्लाई करिए, तो टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे में हो जाएगा फोर, इज इक्वल टू जी एच। हमको ओमेगा निकालना है, बाकी सब उधर ले आकर के रूट लगा दिया जाए, है ना। तो ये हो जाएगा फोर जी एच डिवाइडेड बाई थ्री आर स्क्वायर, और इस चीज़ का रूट हो जाएगा आपके पास में ओमेगा, इसमें से टू बाहर भी आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और टू को बाहर लाना चाहें तो ला भी सकते नहीं, वैसे दिया हुआ है ऑप्शन में कि फोर अंदर रखना है, तो वन बाई आर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा फोर जी एच डिवाइडेड बाई थ्री। दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। परफेक्ट है, अच्छा सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे थोड़े हट के प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल सकते हैं ना। देखिए, अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी डी, कोई ड्रॉप होगा, हो सकता है ऑयल का ड्रॉप हो, है ना, ऑयल ड्रॉपलेट हो, या फिर कोई ऐसा लिक्विड जो अदर लिक्विड में मिक्स ना हो, है ना, इमिसिबल लिक्विड, वो फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी कितनी रो, और हाफ इमर्स्ड बोल रहे हैं, मतलब आधा डूबा हुआ है, और सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, जिसकी डेंसिटी रो है उसका टेंशन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन टी दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट कितना होगा ये हमको बताना है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब थोड़ा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मान लीजिए ड्रॉपलेट है ऐसा, ठीक है, तो ये जो ड्रॉपलेट है वो फ्लोट कर रहा है, तो ये फ्लोट करने का मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है ना, और हाफ फ्लोट कर रहा है, हाफ इमर्ज्ड है, हाफ इमर्ज्ड है मतलब कि जो दूसरा वाटर है, जो भी लिक्विड नीचे है वो कुछ इस प्रकार से बेंट होगा, और आधा पोर्शन इसमें सबमर्ज होगा, ऐसा है ना। तो बहुत बढ़िया, एक तरीके से आपके पास में एक ऐसा कर्वेचर बनेगा, बैक एंड से ऐसा घूमते हुए ऐसा करके एक बाउल टाइप का बनेगा नीचे वाले का, नीचे वाले सरफेस का, और उस बाउल टाइप का जो भी शेप बना है उसके ऊपर में ड्रॉपलेट ऐसा रखा हुआ होगा, है ना, और ये फ्लोट कर रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से इसी कंडीशन पे, है ना। तो हमको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा ड्रॉप का, तो उसको निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, इस ड्रॉप के इक्विलिब्रियम को सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोट करे तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। आप सोचिए कौन कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहले तो अपना ये फोर्स एम जी एक्सपीरियंस करेगा, ड्रॉप अपना वेट नीचे एक्सपीरियंस करेगा, है ना। दूसरा, जब ये हाफ इमर्स्ड है लिक्विड में तो बॉयंसी एक्सपीरियंस करेगा, तो बॉयंसी ऊपर के डायरेक्शन पे एक्सपीरियंस करेगा, जो कि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड के कारण से ऊपर लगेगा, है ना। और एक चीज और, ये कर्वेचर बेंड हुआ है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण से एक और फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू टेंशन टी। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होगा, तो ये दोनों फोर्स मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, इसी चीज को अपने को इक्वेट करना है। देख लीजिए कितना होगा, यहां पास हो जाएगा एम जी माइनस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ बी प्लस एफ टी, है ना।
mg कितना होगा, डेंसिटी ऑफ मास, मास लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट का मास है ना, ड्रॉप का मास, तो उसके लिए हो जाएगा डेंसिटी d, और उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है r, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। ये हो गया मास मल्टीप्लाइड बाई जी। बॉयंसी कितना होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, पूरा स्फीयर अंदर नहीं है, हाफ इमर्स्ड है, मतलब कि जो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, सेम अमाउंट सेम रेडियस का वो भी होगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाई जी। और जो सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स लगेगा, देखो यहाँ कर्वेचर कितना है 2πr, हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू एल हो जाएगा। और ये जो लेंथ होगा वो कितना लेंथ है बेटा यहाँ पास पूरा कर्वेचर पे, 2πr, तो ये हो जाएगा टी इंटू 2πr, क्योंकि हेमिस्फेरिकल कैसा, बीच में जो आपका इक्वेटर लाइनर होगा उसी पे वो लेंथ होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टी इंटू 2π इंटू आर। अब जो जा रहा है उसको भेजते चलो, है ना, कौन कौन जा रहा है भाई अपने को देख लेते हैं इसमें, है ना। सबसे पहले तो एक आर कैंसिल आउट होगा, मतलब यहाँ स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर बचेगा। दूसरा चीज पाई कैंसिल आउट होगा, पाई 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 चला गया। अब एक काम करो, आर निकालना है तो आर वाले टर्म को एक साइड में, बाकी सब इधर में सिर्फ 2t बचा हुआ है। एक काम करो 2 भी कैंसिल आउट कर दो, 2 2 और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। सॉल्व करो अगला, इस चीज को उधर माइनस में ले आओगे तो ये बचा हुआ है तुम्हारे पास में, एक तो आर स्क्वायर और जी कॉमन आ जाएगा, ये आर स्क्वायर और जी, आर स्क्वायर और जी, यहाँ बचेगा 2d, 2 भी है d भी है, डिवाइडेड बाई 3, ये नीचे 3 माइनस ये 3 भी कॉमन आ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया, 3, यहाँ बचेगा 2d और वहाँ माइनस ये आ जाएगा रो, और इधर क्या बचा तुम्हारे पास में, मात्र t। अब सब चीज़ उधर ले आकर के रूट लगा दो, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3t, और नीचे में हो जाएगा g 2d माइनस रो, और r निकालना है तो रूट लगा लीजिएगा, तो इस पूरे कहानी के ऊपर में रूट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 3t डिवाइडेड बाई 2d माइनस रो मल्टीप्लाइड बाई g पूरे रूट में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट, है ना। ठीक, अब ये देखते हैं, ठीक, अगला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी बहुत आसान है, इसको एक बार रीड करें, है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है बेटा, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस, लेट्स स्किप दिस प्रॉब्लम, ये आसान है, ये आप देख सकते हैं। एक मेन प्रॉब्लम मुझे जो मिला था उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और वो है ये प्रॉब्लम, इसको एक बार देखिएगा, है ना। इसमें बोला गया है a stone is projected from the origin with an initial velocity u at an angle theta above the horizontal. What is the maximum value of theta such that the straight line distance of the stone from the starting point always increases? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, throughout its entire motion। देखिए इसमें ये बोला है कि एक आपके पास में एक प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, है ना, इमेजिन करना है ना, एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, और आप इसमें एक स्टोन लेकर के इसको आप किसी एंगल थीटा पे किसी स्पीड यू से प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे जा करके नीचे गिरेगा, है ना, ठीक है। एक काम करो, ग्राउंड मानो ही ना, तो ये पार्टिकल ऐसे करके और आगे जाएगा, है ना, ऐसा मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें बोला है कि किसी भी इंस्टेंट पे जब वो स्टोन मोशन में होगा, तो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था उससे जो डिस्टेंस होगा स्टोन का, ये हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए इमेजिन करो, इस चीज के लिए बोला गया है कि ये थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू आप कितना तक उस एंगल थीटा को ले सकते हैं जिसके लिए जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगी, है ना। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, थोड़ा सोचो, क्योंकि अगर मैं थीटा ज्यादा लेता हूं ना तो बेटा तो क्या होगा, मोशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो इमेजिन करो यहां से पहले डिस्टेंस बढ़ रहा है, किसी पॉइंट तक बढ़ेगा, फिर देखो डिस्टेंस घटने लग गया, थोड़ा पास आने लग गया, पहले देखो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो डिस्टेंस बढ़ा फिर घटा, फिर जैसे और नीचे आएगा तो यहाँ से डिस्टेंस और बढ़ने लग जाएगा, तो पहले डिस्टेंस बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा,
नहीं समझ में, हमको ये नहीं चाहिए, घटने वाला पोर्शन चाहिए नहीं, हमको बोला है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसीलिए आपको ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, अब वो कैसे निकाला जाए उसके बारे में थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना है ना। कैसे सोचेंगे इस चीज को, देखिए इस चीज को सोचने के लिए आप इमेजिन करो कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमेशा कब बढ़ेगा। ठीक है, तो वो हमेशा तभी बढ़ सकता है जब उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ये यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है ना, तो इसके साथ में जो एंगल थीटा बनाएगा, अगर ये वेलोसिटी और ये जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये आपका आर कैप है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर एक्यूट एंगल रहा, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट हमेशा इधर आ रहा है, जो कि इसको और दूर ले आ रहा होगा, मतलब डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होगा, है ना। और अगर ऑप्ट्यूज एंगल रहा तो इसका मतलब है कि एक कंपोनेंट पीछे आएगा वेलोसिटी का, जो डिस्टेंस को कम कर रहा होगा। इसीलिए हमको ये सॉल्व करना है कि ये जो इनके बीच का एंगल है वो एक्यूट होनी चाहिए, मतलब 90 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वही कंडीशन हमको सॉल्व करना है, बढ़िया है। ठीक, तो यही चीज को सॉल्व करना है, तो एक काम करिए, यहां से आप कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब हम निकाल लेंगे बेटा इसको, है ना। ठीक है, चलिए पहले तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होगा, ux प्लस ए एक्स इंटू टी, एक्सेलेरेशन तो होता ही नहीं है, तो ये vx जो हो जाएगा वो हो जाएगा u cos थीटा, क्योंकि ux जो है ये होता है, इसको यहीं पे रख लेते हैं ना। दूसरा तो vy होगा, वो कितना होगा uy प्लस ए वाई इंटू टी, और ये होता है u साइन थीटा, एक्सेलेरेशन माइनस जी इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये vy हो जाएगा, ये ऐसा रख लेते हैं, क्लियर है। दूसरा पोजीशन x कितना होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये टर्म फिर से जीरो, तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू टी, तो x की वैल्यू हो जाएगी u कॉस थीटा इंटू टी, ये x की वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे ही y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा u डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी वाई एक्सिस, है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा एक्यूट होना चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, मतलब एक्यूट होना चाहिए, मतलब कि एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जो 90 डिग्री मिले, है ना। तो एक काम करो, जो वेलोसिटी वेक्टर है और आर वेक्टर है इनके बीच का एंगल 90 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। इसके लिए कंडीशन निकाल लेते हैं ना, अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स इंटू वी एक्स प्लस वाई इंटू वी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेटा। एक्स हो गया, वी एक्स कितना निकाला था हम लोगों ने, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हमने निकाला था, है ना। एक्स की वैल्यू भी रख लो, एक्स की वैल्यू कितना निकाला था हम लोगों ने, यू कॉस थीटा इंटू टी, और वी एक्स कितना निकाला था हम लोगों ने, यू कॉस थीटा ही निकाला था, तो यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी हो जाएगा, बढ़िया है। वाई कितना निकाला था हम लोगों ने, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वी वाई कितना निकाला था हम लोगों ने, वी वाई निकाला था यू साइन थीटा माइनस जी टी, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी, परफेक्ट है, प्लस इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यू जी बाई टू टी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर टी क्यूब डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। और ध्यान से देखो, इसमें यू स्क्वायर टी यू स्क्वायर टू कॉमन आएगा और क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो यू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और ये कितना होगा बेटा, इन दोनों को जोड़ सकते हो, देखो यहाँ ध्यान से, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस थ्री बाई टू यू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और वो लास्ट में बचेगा आपके पास में जी स्क्वायर टी क्यूब
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, है ना। एक काम करो, 2 2 2 2 कॉमन ला करके उधर कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा। अब हमारे पास में सबसे एक और अच्छा चीज हो रहा होगा, सॉरी यहाँ पास टी था, इससे टी कॉमन आ जाएगा, तो एक टी कॉमन ले लेते हैं और अंदर में हमारे पास बचेगा 2u² माइनस 3u(g) साइन थीटा टी, क्योंकि एक टी बाहर जा चुका है, और प्लस में बचेगा यहाँ से टी आने के बाद में g² इंटू टी² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो टी इज इक्वल टू 0 यहीं से दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लो, तो बाकी 2 सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2u² और यहाँ पास हो जाएगा माइनस 3u(g) साइन थीटा टी और प्लस g² t² बाई 2। अब इस चीज का अपन निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। तो t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये आपका माइनस b, तो कितना हो जाएगा 3u(g), परफेक्ट है, साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b², इसके स्क्वायर करोगे तो 9u² g² साइन² थीटा माइनस 4a कितना है, ये रहा g² बाई 2 ac, c कितना है बेटा, ये रहा 2u², करेक्ट है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए दिया हुआ है g² बाई 2, करेक्ट है, g² बाई 2, सॉरी यहाँ पास 2 हम लोग ने भेज दिया था यार, ये 2 हमसे हट गया था ना, यहाँ पास जो आएगा वो आएगा, ये 2 नहीं है, ठीक है, तो ये 2 नहीं है, मतलब यहाँ पास ये 2 नहीं है, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 4a हो जाएगा g², ये हो जाएगा 2u², परफेक्ट, करेक्ट है, ये 2 नहीं होगा, 2 इंटू g², परफेक्ट। अब थोड़ा सोचते हैं बेटा ना, हमको एक सॉल्यूशन मिल चुका था वो 0 था, और बाकी 2 सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए, जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होनी चाहिए, है ना, तो अगर वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो कहीं पे भी आपका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आना चाहिए था, ठीक है, मतलब टाइम की आपको कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए थी। ये वाला टाइम बता रहा है कि मोशन जब स्टार्ट हुआ है तो उस मोमेंट पे तो हमको समझ में आ रहा है कि जब मोशन स्टार्ट हुआ है तो उस मोमेंट पे तो जो डिस्टेंस है वो तो मिनिमम है, मतलब 0 ही है, मिनिमम डिस्टेंस। तो इसीलिए जो आपका जो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट से ये सॉल्यूशन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको और कोई रियल सॉल्यूशन मिलना ही नहीं चाहिए, रियल सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए टाइम का, जिसके लिए अगर कोई रियल सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, मतलब जहां पे इंक्रीज से डिक्रीज और डिक्रीज से इंक्रीज है वहां पर 2 सॉल्यूशन हो जाना है, तो ये फंस गया ना यहाँ पे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग के लिए ये रियल सॉल्यूशन बने ही ना, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो रियल सॉल्यूशन कब नहीं बनेगा, जब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है, जब रूट का क्या हो, निगेटिव वैल्यू आए, जो ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। तो इससे ये समझ में आया कि 9u² g² साइन² थीटा है वो लेस देन होनी चाहिए 4g² इंटू ये हो जाएगा 2, मतलब 8g² इंटू u²। सॉल्व कर लो बेटा, g² से g² कैंसिल आउट हो जाएगा और u² से u² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस साइन² थीटा शुड बी लेस देन 8 डिवाइडेड बाई 9, दोनों साइड रूट लगा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा लेस देन 2√2 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो अपने को एक करेक्ट आंसर मिलेगा कहाँ पास, यहाँ पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा हट के है, इस साल के लिए बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो आइडिया लग गया होगा कि कैसा प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगा, है ना। अब रही बात 2-3 दिन पहले का, है ना बेटा, तो जैसे मैं ये मानता हूं कि जितना प्रिपरेशन होना होता है वो साल भर में बहुत अच्छे से हो जाता है ना, तो वो जो 2 दिन का जो बात होता है वो उतना बहुत बड़ा चेंज नहीं लाता है ना। कुछ चीजें जो मेमोराइज करने वाली बात होती है, जो हम भूलते रहते हैं, उनको एक बार देख लेना है ना, लेकिन एकदम ज़्यादा हमको ऐसा कि बैठे हुए हैं 13 घंटा स्टडी कर रहे हैं वैसा करके अपने आप को ड्रेन नहीं करना है ना। 2 दिन आराम करो अच्छे से, थोड़ा सा चिल रहो, टाइम पे सो, नींद कंप्लीट करो, ताकि माइंड आपका फ्रेश रहे, बॉडी आपका रिलैक्स्ड रहे, ताकि उस पेपर वाले दिन में आपको जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और
ये बात और है कि अपने आप को प्रिपेयर रखना है, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे अभी समर का सीजन चल रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा तबीयत वगैरह ना बिगड़े, इसलिए प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे बेटा, है ना। पानी ज़्यादा पिए अपन, है ना, 2 लीटर से 3 लीटर के बीच में अपन पानी टाइम टाइम लेते रहे, है ना। तो उससे क्या होगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो वहाँ पे एग्जाम पे अपने को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख करके इस प्रॉब्लम को जो भी हो सकता है वहाँ पर उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और अपना एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, है ना। थैंक यू।